गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का भूगोल से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। प्रश्न दिया गया है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न दिया गया है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, मानव के उपयोग में आने वाली सही वस्तु में संसाधन है। संसाधन का अर्थ जीवन मान के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन बन जाते हैं। जैविक संसाधन वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव जो मानवीय जीवन को सुखमय बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हवा, पानी, वन्यजीव, भूमि, मिट्टी, खनिज संपदा एवं शक्ति के संसाधन या स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन के बिना मनुष्य की जरूरत पूरी नहीं हो सकती तथा सुख सुविधा नहीं मिल सकती। मनुष्य का आर्थिक विकास संसाधनों की उपलब्धि पर ही निर्भर करता है। संसाधनों का महत्व इस बात से ही है कि इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, साहसिक यात्राएं करता है, फिर अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कुशलताओं का प्रयोग करके उनके उपयोग की योजना बनाता है, उन्हें उपयोग में लाकर अपना आर्थिक विकास करता है। इसलिए मनुष्य के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक क्षण भी नहीं चल सकता है। इस प्रकार से आप लोग आंसर लिखेंगे फ्रेंड्स, तो फुल मार्क्स में 2 में से 2 मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कट पाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखना है। तो इसका अंतर हो जाएगा आपका, संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। इस समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए यह चिंतनीय एवं ज्वलंत विषय रहा है। वर्तमान में मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन संसाधन संरक्षण की दिशा में अति सराहनीय कदम है। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, उसको स्पष्ट करना फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो पाया है। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का उपयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, लेकिन उस समय के आदि मानव तकनीक का विकास का अभाव था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना रहती है।
जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। संचित को संसाधन जिसे कहेंगे तो ऐसे संसाधन भंडार जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। भविष्य की यह पूंजी है। नदी, जल, भविष्य जल विद्युत यंत्र जल विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में दिया गया है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक जल के रूप में संचित है, उसे आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 में दिया गया है क्योटो सम्मेलन कहाँ और क्यों आयोजित हुए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिसंबर 1997 में पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान ने क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए। कहाँ हुए थे तो जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में दिया गया है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल आदि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में दिया गया है जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जैव संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में दिया गया है सतत विकास किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा सतत विकास कही जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में दिया गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में दिया गया है संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी खोज हो चुकी है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए राजस्थान तथा गुजरात में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के विकास की अत्यधिक क्षमता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में संसाधन क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। शर्त यह है कि वस्तु तकनीकी रूप से सुगम, आर्थिक रूप से उपयोगी तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में दिया गया मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे। वीवीआई प्रश्न फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुत से लोगों का विचार है कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त यानी कि निःशुल्क उपहार होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सभी संसाधन मनुष्य के क्रियाकलापों के प्रतिफल होते हैं। मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को संसाधनों में बदलता है। इस दृष्टि से मनुष्य बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में दिया गया है विकसित संसाधन किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टॉक से अभिप्राय उन संसाधनों से है जो मानव की ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं परंतु मनुष्य के पास इनके विकास के लिए उचित तकनीक का अभाव है। उदाहरण के लिए जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन नामक 2 ज्वलनशील गैसों का यौगिक है, अतः यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे पास इन गैसों को अलग अलग करने की तकनीक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है संसाधनों के विकास में मनुष्य की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
संसाधनों के विकास में मनुष्य की भूमिका निम्नलिखित है। इस प्रकार से लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 में दिया गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव संसाधन। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, मत्स्य, पशुधन तथा अन्य प्राणी समुदाय। और नेक्स्ट दिया गया अजैव समुदाय हो जाएगा। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज आदि। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में हो जाएगा कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का आदि, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनः प्राप्ति किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाली काप मिट्टी को खादर एवं नदियाँ द्वारा जमा की गई पुरातन काप मिट्टी को बागर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है भूक्षरण के क्षेत्र लिखिए। भूक्षरण के क्षेत्र लिखना है तो आंसर लिखेंगे भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी की द्रोणी, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा और जालौन जिलों में, तमिलनाडु के दक्षिण व उत्तरी आर्कटिक, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, चिल्लीपुट, सलेम और कोयम्बटूर जिला में भूक्षरण क्षेत्र अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन 22 में दिया गया स्थानीय मिट्टी और बाहित मिट्टी में किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय मिट्टी में छिक्का व बालू की मात्रा लगभग समान होती है और कृषि के लिए उपयुक्त होती है, जबकि बाहित मिट्टी में बालू, कूड़ा करकट व जल की मात्रा अधिक होती है। इस पर कृषि करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। तो आंसर हो जाएगा आपका मृदा निर्माण के कारक तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं। ये सभी मिलकर मृदा निर्माण में सहयोग करती है। मृदा निर्माण में जैव एवं अजैव दोनों कारकों की भूमिका रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पहिका कृषि उपयोगी है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर ली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ये भी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। ये वीवीआई प्रश्न है। पहाड़ी या पर्वतीय भागों में समुच्च जुताई द्वारा कृषि होती है, ताकि इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीव्र ढालों वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के अनुसार मेड़ बनाकर कृषि की जाती है, ताकि पानी के बहाव में रुकावट आती है और कृषि की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया भारत के किन
भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है, यानी कि यहाँ की मिट्टी की क्या विशेषता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण हुआ है। यहाँ की मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता है। अधिक उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो इस प्रश्न ये भी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल एक दुर्लभ संसाधन है, कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विश्व में उपलब्ध कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में खारा पानी के रूप में है जो पीने योग्य नहीं है। शेष 2.5% जल मीठे पानी पीने के रूप में है। इसका भी मात्रा 30% भाग ही नदियों, तालाबों एवं भूमिगत जल के रूप में है। यही नहीं, इस जल का वितरण भी काफ़ी असमान है एवं प्रदूषित भी होता जा रहा है। इसलिए जल एक दुर्लभ संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कोसी परियोजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। कोसी परियोजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि बिहार की कोसी नदी पर विकसित कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, भूमि संरक्षण, मलेरिया नियंत्रण एवं जल विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट है, जिसकी आधी बिजली नेपाल को दी जाती है। इस परियोजना के तहत नेपाल स्थित हनुमान नगर में बराज का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, भारत के असमाप्त होने वाले भौम जल संसाधन का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत के असमाप्त होने वाले जल संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनमें हम कुआं और नलकूपों की सहायता से प्रयोग में ला सकते हैं, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब भूमि को धरातल पर पाए जाने वाले जल की कमी हो जाए। भारत में भौम जल की संभावित क्षमता लगभग 434 अरब घन मीटर है। इस भौम जल का अधिकतर भाग भारत के मैदानी भागों में पाया जाता है। उत्तरी भारत में क्योंकि वर्षा अधिक होती है, इसलिए वर्षा का एक बड़ा भाग रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है, इसलिए वहाँ भौम जल की मात्रा बढ़ जाती है। अभी तक हम इस भौम जल के 37% भाग का ही उपयोग करने में समर्थ हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जल प्रदूषण रोकने के उपायों की चर्चा करें। तो जल प्रदूषण रोकने का निम्नलिखित उपाय होगा फ्रेंड्स। फर्स्ट में कि शहरों या नगरों को कूड़ा करकट, मल आदि निकटवर्ती नदियाँ अथवा जलाशयों में उपचारित कर गिराना। ऑप्शन सेकंड में है कि कल कारखानों अब सेकंड में दिया गया फ्रेंड्स कि कल कारखानों में निकलने वाले अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों का जलाशय या नदियों में नहीं गिरने देना। थर्ड में दिया गया है तालाबों में एवं खेतों में कम से कम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना, कम से कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, जिससे कि पानी दूषित ना हो। फोर में महासागरों की परमाणु बम निरीक्षण आदि के प्रयोग पर रोक लगाना। और फाइव में कि जल प्रदूषण ना करने के लिए लोगों को जागरूकता पैदा करना। जल प्रदूषित ना करने के लिए फ्रेंड्स लोगों में जागरूकता पैदा करना, ये बहुत अच्छी उपाय है, इसको जागरूक करना चाहिए मनुष्य के बीच। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जल संभर विकास क्या है। जल संभर विकास क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल संभर वह क्षेत्र है जिसे बड़ी नदी की एक सहायक नदी सींचती है। इसके विपरीत एक ऐसा विशाल क्षेत्र जिसे एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ सींचती है उसे द्रोणी कहा जाता है। इस प्रकार जल संभर नदी द्रोणी का एक भाग
एक भाग मात्र होता है। जब एक जल संभर का विकास करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं तो इसे जल संभर विकास कहते हैं। जल संभर विकास में क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, जैसे जल संग्रहण, मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, वृक्षारोपण, उद्यान, कृषि, चारागाह विकास आदि, सामुदायिक भूमि संसाधनों का विकास आदि सम्मिलित होता है। ऐसे कार्य में स्थानीय लोगों के सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता पड़ती है। राज्य एवं केंद्रीय सरकार जल संभर विकास को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है ताकि भूमि की क्षमता भी बनी रहे और स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि ये नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया है फ्रेंड्स, पहले हमने करवा चुके हैं। इस प्रश्न को भी हम लोग करवा चुके हैं, ये प्रश्न भी हो चुका है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों केंद्रों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा सिवभूम जिले में नोवा मुंडी गुआ क्षेत्रों, इसके अलावे पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना, धनबाद एवं रांची जिलों में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण प्रबंधन सब क्या समझते हैं। तो आंसर हम लोग लिखेंगे नई शोधों को फर्स्ट में कि नई शोधों द्वारा दुर्लभ खनिज के स्थान पर प्रतिस्थापन खनिज की खोजने और विकसित करने की आवश्यकता है। सेकंड, खनिज क्षेत्रों के आधारभूत सुविधाओं के समुचित विकास किए जाए। देश के नए क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर खनिजों का अन्वेषण किया जाना चाहिए। संरक्षण नीति में पोषणीय खनन पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। और थर्ड में ऐसी प्रौद्योगिकी एवं शोध के लिए विकसित किया जाए कि खनिज का अपव्यय को रोका जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिजों का आर्थिक महत्व बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी हैं। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते हैं। फलतः देश और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। विश्व के बहुत से देश में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। खनिज ऐसी क्षयशील संसाधन है जिन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है, अतः खनिजों के संरक्षण की परम आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।